संस्कृति। रोजमर्रा की जिंदगी में तो हम इसे नाच गाने, कला, इन सब से जोड़ते हैं। हाँ बिल्कुल। पर आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि समाजशास्त्र में इसका मतलब कहीं कहीं ज्यादा बड़ा है। सही कहा। ये समाज में जीने का पूरा तौर तरीका है, एक तरह का अनदेखा नक्शा जिसे हम सीखते हैं। बिल्कुल। और ये कोई ऐसी पत्थर की लकीर नहीं है ना? संस्कृति तो बदलती रहती है। अच्छा। हाँ, लगातार नई चीजें जुड़ती हैं, पुरानी शायद कम हो जाती हैं। और ये सब मुमकिन इसलिए होता है क्योंकि हम इंसान वो संकेतों और प्रतीकों का मतलब समझ सकते हैं। अच्छा। यही चीज हमें जानवरों से अलग करती है, और इसी सीखने की जो प्रक्रिया है ना, उसे ही समाजीकरण कहते हैं। समाजीकरण। हाँ, मतलब कैसे एक बच्चा धीरे धीरे समाज का एक सदस्य बनता है, सीखता है सब कुछ। तो फिर सवाल ये उठता है कि भाई समाज विज्ञानी जो हैं वो इन पेचीदा चीजों को, संस्कृति और समाजीकरण, इनको समझते कैसे हैं? चलिए, आलाप जो स्रोत हैं हमारे पास, उनकी मदद से इन विचारों की गहराई में उतरते हैं जरा। हाँ जरूर। तो देखिए, स्रोत बताते हैं कि संस्कृति के मोटे तौर पर 3 पहलू हैं। 3 पहलू? हाँ। पहला है संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव जिसे कहते हैं। संज्ञानात्मक मतलब हम दुनिया को समझते कैसे हैं, जानकारी को कैसे प्रोसेस करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई तस्वीर देखी और झट से पहचान लिया कि ये तो कार्टून है। ये हुआ संज्ञानात्मक पहलू। अच्छा, सोचने समझने का तरीका। ओके, और दूसरा है नियामक, नॉर्मेटिव। नियामक? हाँ, यानी समाज में व्यवहार करने के नियम, कायदे कानून। जैसे कि भाई दूसरों के खत नहीं खोलने चाहिए, या किसी की मृत्यु पर खास रीति रिवाज होते हैं। ये नियम बताते हैं कि क्या ठीक है क्या गलत। अरे हाँ, ये तो हमारे रोज की जिंदगी का हिस्सा है। सही बात है। और तीसरा है भौतिक पहलू, मटीरियल एस्पेक्ट। भौतिक मतलब चीजें। हाँ बिल्कुल, वो सारी चीजें जो हम बनाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, औजार, तकनीक, मशीनें, कपड़े, घर। और आजकल के जमाने में जैसे मोबाइल फोन, इंटरनेट चैटिंग, ये सब भी। तो ये तीनों पहलू मिलकर ही संस्कृति का पूरा ताना बाना बुनते हैं, ये बड़ा दिलचस्प है। स्रोत ये भी बताते हैं कि जब अलग अलग संस्कृतियां मिलती हैं तो कभी कभी एक निर्जातीयता वाली बात आ जाती है, एथनोसेंट्रिज्म। हाँ बिल्कुल। मतलब अपनी संस्कृति को बेहतर मानना और दूसरों को उसी नजरिए से देखना। हाँ, उसी चश्मे से आंकना। स्रोतों में मकौले की वो 1835 वाली बात का जिक्र है। हाँ, वो मशहूर बात, जहां जहां उन्होंने कहा था कि भारतीयों को ऐसा बनाना है जो रंग रूप में तो भारतीय हों, पर सोच, पसंद, नैतिकता, इन सब में अंग्रेज हों। बाप रे, ये तो निजातीयता का बड़ा क्लासिक उदाहरण है। बिल्कुल। और ये दिखाता है कि ये सिर्फ सोच नहीं, ये सत्ता का जरिया भी बन सकती है। सही कहा। और इसकी ठीक उलट है विश्व बंधुत्व का नजरिया, कॉस्मोपॉलिटनिज्म। विश्व बंधुत्व? हाँ, ये दूसरी संस्कृतियों की जो विविधता है उसकी कद्र करता है, उनके अंतर को महत्व देता है और खुलेपन को बढ़ावा देता है। अच्छा। स्रोत हिंदी फिल्म संगीत का उदाहरण देते हैं इसके लिए। कैसे? जैसे उसमें पश्चिमी पॉप का असर भी दिखता है और साथ में भांगड़ा या गजल जैसी अपनी भारतीय शैलियों का मेल भी होता है। अरे हाँ, ये तो है। ये एक तरह का कल्चरल मिक्सिंग है। बिल्कुल, ये सांस्कृतिक लेन देन का बढ़िया नमूना है। तो ये सब कायदे, ये नजरिए, ये सब हम सीखते कैसे हैं? मतलब ये समाजीकरण होता कैसे असल में? देखिए, समाजीकरण तो एक तरह से कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है, जीवन भर चलती है। जीवन भर? हाँ। स्रोत बताते हैं कि इसकी शुरुआत होती है बचपन में, परिवार से। इसे कहते हैं प्राथमिक समाजीकरण, प्राइमरी सोशलाइजेशन। ओके। और बाद में जो हम स्कूल से, दोस्तों से, मीडिया से, इन सब से सीखते हैं, वो है द्वितीयक समाजीकरण। अच्छा। और ये कोई ऐसा नहीं है कि बस हम सीखते जा रहे हैं, बच्चा भी एक्टिव होता है इसमें। वो रोकर, हंसकर अपनी जरूरतें बताता है, इंटरैक्ट करता है। हाँ, ये तो है। बच्चा भी तो माहौल को बदलता है अपने हिसाब से। बिल्कुल। ये जानना तो बड़ा दिलचस्प है। लेकिन मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि समाजशास्त्री आखिर इन सब चीजों की तह तक पहुंचते कैसे हैं? क्योंकि वो खुद भी तो उसी समाज का हिस्सा हैं। हाँ। उनके अपने विचार होंगे, पूर्वाग्रह हो सकते हैं, है ना? आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया, बहुत जरूरी सवाल है ये। और इसीलिए समाजशास्त्र में आत्मचिंतन पर बहुत जोर दिया जाता है, रिफ्लेक्सिविटी। आत्मचिंतन? हाँ, मतलब जो शोध कर रहा है उसे लगातार अपने विचारों, अपनी भावनाओं, अपनी सामाजिक स्थिति, इन सब का विश्लेषण करते रहना होता है, ताकि रिसर्च पर उनका असर ना पड़े। हाँ, ताकि वो देख सके कि कहीं उनके अपने नजरिए रिसर्च को गलत दिशा तो नहीं दे रहे। ये बहुत जरूरी है। तो फिर तरीके क्या अपनाते हैं समाजशास्त्री?
मतलब फील्ड में कैसे काम करते हैं? कई तरीके हैं। एक बहुत अहम तरीका है सहभागी अवलोकन, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। सहभागी अवलोकन मतलब साथ रहकर देखना। बिल्कुल। इसमें शोधकर्ता उस समुदाय के बीच जाकर रहता है जिनका वो अध्ययन कर रही है या कर रहा है, उनकी भाषा सीखता है, उनकी जिंदगी में हिस्सा लेता है। अच्छा। स्रोतों में मैलिनोव्स्की का जिक्र है जिन्होंने ट्रोब्रिएंड द्वीप समूह में ऐसा किया, या एम.एन. श्रीनिवास ने रामपुर गांव में। वाह, मतलब सिर्फ बाहर से देखना नहीं बल्कि उस दुनिया का हिस्सा बनकर उसे महसूस करना। हाँ, अंदर से समझना। कमाल का तरीका है। पर यकीनन इसमें वक्त और मेहनत तो बहुत लगती होगी। हाँ, लगती है। और ये शायद छोटे समूहों के लिए ही मुमकिन हो पाता होगा। बिल्कुल। बड़े पैमाने पर जानकारी चाहिए तो ये तरीका उतना कारगर नहीं है। तो फिर बड़े पैमाने के लिए क्या करते हैं? उसके लिए सर्वेक्षण विधि है। सर्वे जैसे इलेक्शन से पहले होते हैं? हाँ, कुछ वैसा ही। इसमें पहले से तय सवालों की एक लिस्ट होती है, प्रश्नावली, जिसके जरिए बड़ी संख्या में लोगों से जानकारी इकट्ठा की जाती है। लेकिन इतने सारे लोगों से कैसे? सबसे नहीं, पूरी आबादी में से वैज्ञानिक तरीके से एक सैंपल यानी नमूना चुना जाता है। सैंपल मतलब कुछ लोग? हाँ, पर वो कुछ लोग ऐसे चुने जाते हैं कि वो पूरी आबादी का प्रतिनिधित्व करें। जैसे राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन NSO बड़े बड़े सर्वे करता है। अच्छा, ये वैज्ञानिक तरीका क्या है सैंपल चुनने का? इसमें 2 बातें जरूरी हैं। एक तो ये कि आबादी के जितने भी जरूरी हिस्से हैं, अलग अलग समूह, वर्ग, जिन्हें स्तर कहते हैं, उन सब का सैंपल में प्रतिनिधित्व हो, स्ट्रैटिफिकेशन। और दूसरा, सैंपल में लोगों का चुनाव पूरी तरह किस्मत या संयोग पर आधारित हो, रैंडमाइजेशन। जैसे लॉटरी निकलती है ना, हाँ, उस तरह। इससे ये पक्का होता है कि सैंपल सच में पूरी आबादी की सही तस्वीर पेश कर रहा है। इसीलिए NSO के सर्वे इतने सटीक अनुमान दे पाते हैं, भले ही वो पूरी आबादी के बहुत छोटे हिस्से से पूछे गए हों। तो सर्वेक्षण से हमें बड़े पैटर्न पता चलते हैं। जैसे स्रोतों में लिखा है कि भारत में लिंगानुपात गिर रहा है, ये बात ऐसी सर्वे से पता चली? बिल्कुल। ये ऐसी चीज है जो शायद आमतौर पे नजर ना आए। लेकिन इसमें शायद गहराई से जानने का मौका कम मिलता होगा। सवाल फिक्स होते हैं, जवाब भी शायद बंधे हुए होते होंगे। हाँ, ये सर्वेक्षण की एक सीमा है। आपको क्या हो रहा है ये पता चलता है, पर क्यों हो रहा है इसकी गहरी समझ शायद ना मिले। तो उसके लिए क्या है? उसके लिए एक और तरीका है, साक्षात्कार, इंटरव्यू। हाँ, ये ज्यादा लचीला होता है। सर्वे और खुली बातचीत के बीच का रास्ता। इसमें पहले से तय सवाल भी हो सकते हैं, लेकिन बातचीत के दौरान नए सवाल पूछकर किसी मुद्दे की गहराई में जाने की गुंजाइश भी रहती है। अच्छा, तो ये ज्यादा फ्लेक्सिबल है। हाँ। तो कुल मिलाकर हमने ये देखा कि संस्कृति जो है वो समाज में जीने का एक ढांचा देती है, एक नक्शा। हाँ। और समाजीकरण वो प्रक्रिया है जिससे हम उस ढांचे में फिट होना सीखते हैं, अपनी भूमिका निभाना सीखते हैं। हाँ। और ये दोनों लगातार चलने वाली प्रक्रियाएं हैं। बिल्कुल सही। और सहभागी अवलोकन, सर्वेक्षण और साक्षात्कार जैसे तरीके, और साथ में वो आत्मचिंतन, हाँ, वो जरूरी है। ये सब मिलकर समाजशास्त्रियों को इन प्रक्रियाओं को वैज्ञानिक ढंग से समझने में मदद करते हैं। और इन कॉन्सेप्ट्स को समझना हमें अपने बर्ताव और अपने समाज को बेहतर ढंग से जानने में मदद करता है। सही कहा। चलिए, जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। स्रोत बताते हैं कि भाषा जो है वो संस्कृति का आईना होती है, और कैसे अलग अलग समूह मतलब उप संस्कृतियां अपने संवाद के लिए खास कोड या बोली बना लेते हैं। तो जरा सोचिए, आज की जो डिजिटल दुनिया है, हाँ। उसमें जो नई भाषाएं बन रही हैं, इमोजी, मीम्स, इंटरनेट स्लैंग, क्या ये नई तरह की उपसंस्कृतियां बना रही हैं? ती को पूरी तरह से पकड़ पा रहे हैं, या हमें कुछ नए औजारों, नए तरीकों की जरूरत पड़ेगी इसे समझने के लिए? सोचने वाली बात है।